Hi everybody, I know tension is high, BST exam is approaching, but today I have a very good last minute video for you. I am Tushar, I scored 99 on 100 in BST and I got to go to Shriram College of Commerce and बहुत सारे टॉपर्स से बात करके CBSE की ऑफिशियल टॉपर्स की आंसर शीट को एनालाइज करने के बाद आई एम ब्रिंगिंग टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू ऑफ हाउ टू राइट योर BST एग्जाम पेपर सो दैट योर प्रेजेंटेशन इज एक्सीलेंट एंड द एग्जामिनर इज वेरी वेरी इंप्रेस्ड. देखो सबसे पहले ये समझो whenever you enter the hall and whenever you write the exam, जब तुम्हारी एग्जाम कॉपी हो जाती है बंदों के जब वो चेकिंग के लिए जाती है, इट गोज टू अ सेंटर वेयर देयर आर मल्टीपल चेकर्स एंड दे कीप ऑन चेकिंग योर एग्जाम कॉपीज. They don't care about who you are, how good are you in your school. What they care about is how you have presented your paper. So तुम्हें कितना भी आता हो, अगर तुमने उस दिन प्रेजेंटेशन खराब कर दी तो बाप रे बाप तुम्हारे पूरे एक साल की जो मेहनत है ना वो बिल्कुल खराब हो जाएगी. एंड तुम ये मान के चलो कि जब एग्जामिनर तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा है ना तो वो सबसे गंदे मूड में है, अपने घर से लड़ाई करके आया है एंड ही इज नॉट इन द राइट मूड टू चेक योर एग्जाम पेपर. तो तुम्हें पेपर ऐसे लिखना है कि जब वो तुम्हारा पेपर देखे तो यार उसको देखते ही शांति पड़ जाए कि यार ये जो पेपर है ना ये एक बढ़िया बच्चे का पेपर है, इसमें मुझे ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है, मुझे टिक 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 लगाना है एंड मस्त मार्क्स देना है. 95 से ज्यादा 98, 99, 100% मार्क्स देना है इस बच्चे को. ऐसी तुम्हारी कॉपी दिखनी चाहिए. उसके लिए आई विल बी वॉकिंग यू थ्रू व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स. सो आ जाते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी डन इफ यू वांट टू स्कोर लाइक अ टॉपर. सो ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं आफ्टर एनालाइजिंग एंड टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ टॉपर्स एंड सीबीएसई की ऑफिशियल जो टॉपर्स की लिस्ट आती है, उनकी जो एग्जामिनेशन शीट आती है उसको एनालाइज करने के बाद मैं आपके पास ये लेकर आया हूं. सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट. देखो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है जहां पे तुम्हारे को 20 क्वेश्चंस 1 मार्कर, 4 क्वेश्चंस 3 मार्कर, 6 क्वेश्चन 4 मार्कर्स एंड 4 क्वेश्चन 6 मार्कर दिए जाते हैं. Now you are given 3 hours. In those 3 hours you have to solve this entire paper. So सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है BST में इसकी यार रिटन एग्जाम है, बहुत सारा लिखना होता है तो लेंदी पेपर होता है. तो तुम्हें ये समझना है कि whenever you are attempting any section, make sure कि तुम उस सेक्शन के लिए ना एक certain amount of time फिक्स करके रखो. और जब घड़ी हो ना तुम्हारे पास तो घड़ी में देखते चलो क्या यार मैंने वो स्पेसिफिक जो पोर्शन है, वो स्पेसिफिक जो सेक्शन है क्या उतने टाइम में ही खत्म किया है नहीं किया है, ताकि तुम्हें पता रहे कि मैं कितना टाइम में आगे चल रहा हूं या कितना टाइम में शॉर्ट चल रहा हूं. सो एज पर माई एक्सपीरियंस आई स्कोर 99 ऑन 100. तो मैंने तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी, तुम भी करोगे तो आई एम वेरी श्योर यू विल स्कोर वेल. मैं क्या करता था, मैं जो 6 मार्कर्स होते थे उसमें सबसे ज्यादा टाइम डालता था. तो हर एक क्वेश्चन में 15 मिनट डालता था मैं और 1 घंटे में मेरा टारगेट रहता था यार, क्योंकि 4 क्वेश्चन है ना, 1 घंटे के अंदर सारे 6 के 6 मार्कर जो क्वेश्चन है कंप्लीट करने हैं. सो 15 मिनट्स पर क्वेश्चन फॉर 6 मार्कर्स. फिर आ जाओ इस वाले सेक्शन पे जहां पे 4 मार्कर्स होते हैं और तुम्हारे को 6 क्वेश्चन आते हैं. यहां पे स्पेंड अराउंड 10 मिनट्स पर क्वेश्चन. कैसे पॉइंट्स बटेंगे, कैसे क्या लिखना है वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा, बट हर एक क्वेश्चन पे 10 मिनट स्पेंड करो. 6 क्वेश्चंस 10 मिनट्स, यू विल बी एबल टू डू दिस ऑल्सो इन एन आवर. फिर आ जाओ 3 मार्कर क्वेश्चंस पे. 3 मार्कर्स में आइडली यू शुड स्पेंड 6 to 8 मिनट्स मैक्सिमम. 8 मिनट से ऊपर मत जाना. एंड क्योंकि 4 क्वेश्चंस होता है तो ये भी तुम्हारे अराउंड 30 मिनट्स के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे. एंड लास्ट में हम आते हैं 1 मार्कर क्वेश्चंस जो कि 20 क्वेश्चंस होते हैं. तो इसमें यार 20 मिनट 15 मिनट लगाओगे तो उतने में हो जाएगा. सो इफ यू फॉलो दिस यू वुड हैव 15-20 मिनट्स ग्रेस पीरियड. अगर तुम्हें लगता है कोई भी क्वेश्चन ज्यादा टाइम खींच रहा है तो तुम्हें पता होगा कि यार वो 15 मिनट मेरे पास है बट उसको मिस यूटिलाइज नहीं करना है, बट दैट 15 मिनट इज गोइंग टू बी योर सेविंग ग्रेस. अगर तुम्हारा एग्जाम उसमें हो जाए बहुत बढ़िया है, अगर तुम्हारा एग्जाम उसमें नहीं हो देन यू कैन स्पेंड दैट एक्स्ट्रा टाइम ऑन रिवाइजिंग, ऑन एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरिंग डूइंग एनी क्वेश्चन विच यू हैव मिस्ड आउट. सो वो तुम स्पेंड कर सकते हो एंड दैट इज हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम. ऑल्सो वॉट आई वुड सजेस्ट इज जब तुम्हें पेपर मिलता है ना उस टाइम पे जल्दी से सारे एमसीक्यू पढ़ लो और सारे एमसीक्यू जो पढ़ोगे उसमें अपने आंसर्स निकाल लो. यार इस वाले का ये है, इस वाले का ये है, इस वाले का ये है, सो दैट दिस 20 मिनट ऑल्सो यू आर एबल टू यूटिलाइज वेरी वेल. एंड तुमको इस 20 मिनट में भी ज्यादा टाइम ना लगे तुम 10 मिनट में इसको कंप्लीट करके खत्म कर दो. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट 2, एमसीक्यू आंसर्स विद फुल ऑप्शंस. देखो जो तुम्हारे फर्स्ट 20 एमसीक्यूज होते हैं ना, कई बच्चे क्या करते हैं 1 2 3 4 20 तक लिख के ABCDEF जो भी होता है वो लिखाते हैं. कुछ बच्चे क्या करते हैं ABCD नहीं लिखते, वो सीधा ऑप्शन लिखते हैं. जैसे यहां पर इस बच्ची ने लिखा हुआ है
क्वेश्चन थर्ड, बी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ बच्चे सिर्फ ये लिखते हैं ABCD, कुछ बच्चे सिर्फ ऑप्शन जो होता है उसको लिखाते हैं। माई सजेशन वुड बी, देखो यार एग्जामिनर जब भी एमसीक्यू चेक करता है ना, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चेकिंग के टाइम पे एमसीक्यू होता है, बिकॉज वो एक एक चेक करता है कि सी है क्या, फर्स्ट वाले का सी है, इस वाले का ये है, इस वाले का है। सो देर इज अ लॉट ऑफ चांस ऑफ गेटिंग कंफ्यूज, लॉट ऑफ चांस ऑफ योर एमसीक्यू बीइंग मार्क्ड इनकरेक्टली बाय द एग्जामिनर। सो सबसे अच्छा ऑप्शन ये रहेगा कि तुम जब लिखो यहां पे अपना सीरियल नंबर डाल दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद लिखो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा तुम बोल रहे हो करेक्ट ऑप्शन है। जैसे यहां पर सी लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, फिर बी लिखा हुआ है, फिर डी लिखा हुआ है, एंड उसके बाद ऑल्सो राइट द कंप्लीट ऑप्शन। डोंट जस्ट राइट टिल सी एंड एंड इट, पूरा ऑप्शन लिख के आओ, ताकि जब एग्जामिनर उसको चेक करे ना, तब एग्जामिनर ये भी देख सके कि यार इसने फर्स्ट का ये लिखा है और ये इसका ऑप्शन भी उसने मेंशन करा है। तो जो चेकिंग होगी एग्जामिनर की, दैट इज गोइंग टू बी 100% एक्यूरेट, बिकॉज एज आई सेड इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग, बिकॉज फन का सी, टू का ये, थर्ड का ये, फोर्थ का ये, इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग। सो यू शुड राइट द कंप्लीट थिंग सो दैट योर एमसीक्यू फॉर्मेट इज इन द करेक्ट ऑर्डर एंड इज चेक्ड राइट। थर्ड ऑप्शन, ये बहुत लोग बोलते हैं कि हाईलाइट करो अपने की पॉइंटर्स को, एंड यार दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। अगर तुम अपने पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करोगे ना, तो इतनी जो तुम्हारी लंबी लंबी आंसर शीट्स होती है, इतने सारे जो तुम पेज भर के आते हो, कोई फायदा ही नहीं होगा। बिकॉज वेन एवर द एग्जामिनर चेक्स द आंसर शीट, मैक्सिमम 5 सेकंड देता होगा तुम्हारे वो एक पेज को, क्योंकि उनको भी टारगेट मिलता है कि यार इतनी तुम्हें आंसर शीट एक दिन में चेक करनी है। सो एक पेपर को भी चेक करने का एक लिमिटेड टाइम होता है। सो वेन एवर यू राइट द एग्जाम लाइक दिस, उसमें तुम्हें करना क्या, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है ना, उसको तुम्हें अंडरलाइन करके आना है, या तो कैपिटल में लिख दो या अंडरलाइन कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे स्टूडेंट ने रिक्रूटमेंट के बारे में बताया है और फिर बोला है इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स। सो सबसे जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो था प्रोसेस फॉर सर्चिंग एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई। दे हैव मार्क्ड दैट सो दैट व्हेनेवर द एग्जामिनर लुक्स एट दिस, वो देखेगा यार रिक्रूटमेंट है, प्रोसेस फॉर सर्चिंग लिखा हुआ है, स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई लिखा हुआ है, मतलब इस बच्चे ने सही लिखा है। सो हाईलाइट द की पॉइंटर्स। इसमें तुम्हें यह करना है कि अब हाईलाइट द की पॉइंटर्स की वजह से ये मत करना कि हर पॉइंट को ही हाईलाइट कराओ। आइडेंटिफाई व्हाट इज अ की पॉइंटर एंड दैट इज व्हाट इज अ स्किल ऑफ अ गुड स्टूडेंट, कि यार ये की पॉइंटर है, इसको हाईलाइट करता हूं, इसको अंडरलाइन करता हूं, उसको चमकाता हूं, ताकि जब एग्जामिनर मेरी कॉपी पढ़े, he or she should be able to understand that I know the answer, I know what is important, and all keywords are there in my answer. So highlight whatever is the key point so that you are able to highlight what is important in your answer sheet. Next is make flowchart and diagrams. So as I said यार, अगर तुम पूरा भर भर के आ जाओगे ना अपनी आंसर शीट में, it will become very boring for the examiner also to check. What you can do is कि जितने ज्यादा तुम फ्लो चार्ट्स बना सको, जितने ज्यादा तुम ऐसे डायग्राम्स बना सको, उतना अच्छा रहेगा। जैसे इसमें यहाँ पे इसने कंट्रोलिंग प्रोसेस एक पूरा सेट में बताया कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 क्या होता है, और एक फ्लो चार्ट बना दिया है। यहाँ पे उसने एक डायग्राम बना दिया है कि यार इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है। एंड बाय क्रिएटिंग डायग्राम्स आई एम नॉट सेइंग उसको बहुत अच्छी ड्राइंग कर दो या फिर फूल पत्ती बना दो, जस्ट पुट इट इन अ फ्लो चार्ट सो दैट व्हेनेवर द एग्जामिनर सीज, दे सी कि यार तुमने एक तो एक्स्ट्रा एफर्ट करा है, एंड इट ऑल्सो बिकम्स ईजी फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड वॉट यू हैव रिटन। सो ट्राई टू मेक फ्लो चार्ट्स, ट्राई टू मेक डायग्राम्स, एंड सबसे आसान चीज जो मैं तुम्हें बताऊंगा, जो भी तुम्हारे ऐसे तुम्हें चीजें दिखे, जैसे इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग है, आगे तुम्हें प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग दिया हुआ है, ऐसे जो भी तुम्हें टॉपिक्स दिखे ना तुम्हारे बुक में कि यार इस पे मैं एक फ्लो चार्ट बना सकता हूं, इस पे मैं एक डायग्राम बना सकता हूं, वो पहले से ही रेडी करके रखो, एंड पहले से ही दिमाग में बना के रखो कि अगर ये क्वेश्चन आएगा और मेरे से ये पूछा जाएगा और मुझे ये प्रोसेस मेंशन करना है ना, मैं ये वाला डायग्राम बनाऊंगा, ऐसे मेरा डायग्राम फ्लो करेगा। 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस भी करो, सो दैट व्हेन यू मेक इट इन योर एग्जाम यू आर वेरी वेरी क्विक इन मेकिंग इट। So make as many flowcharts, make as many diagrams as possible. It is going to bring that creativity in your examination sheet. Fifth one is divide in pointers. Whenever there is any question, I can't stress enough, भैया उसको pointers में लिखो, because pointers में लिखने से ना it becomes very very easy for the examiner to understand तुमने लिखा क्या है, तुम्हारा जो question है वो किस तरीके से broken down है। So अगर मैं for example पूछ रहा हूं what is recruitment, तो क्या होता है रिक्रूटमेंट, क्या उसकी प्रोसेस होती है, क्या टाइप्स होता है, क्यों करना होता है रिक्रूटमेंट, क्या एग्जाम्पल है।
सो सिर्फ 5 पॉइंट बना के लिख दोगे ना, एग्जामिनर टक 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 करके पांचों जो पॉइंटर्स है एक एक सेकंड में चेक कर देगा, फुल मार्क्स देगा। बट इफ यू राइट अ पैराग्राफ, यार बेचारे को एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा ये पॉइंट मेंशन है क्या, ये पॉइंट मेंशन नहीं है क्या, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितना टाइम तुम उसका खींचोगे उतने वो तुम्हारे मार्क्स काटेगा। मेक इट इजी फॉर हिम, पॉइंटर्स बनाओ और पॉइंटर्स में एज अ सेट की पॉइंटर्स हाईलाइट करो, पॉइंटर्स की हेडिंग भी डालो, so that when the examiner goes through it, it is very easy for him or her to understand and they give you marks properly. And as I mentioned, add heading to the pointers. तो जो भी तुम पॉइंट लिख रहे हो ना उसमें एक हेडिंग लिखो। उससे फायदा ये होता है कि जब भी एग्जामिनर तुम्हारा आंसर देखेगा और अगर उसके पास टाइम नहीं है या फिर वो बस ये देखना चाहता है कि बच्चे ने आंसर सही लिखा है नहीं लिखा है, तो वो हेडिंग देखते ही समझ जाएगा कि यार अगर इसने रिक्रूटमेंट बोला है, इसने ये हेडिंग लिखी है, तीनों हेडिंग इंपॉर्टेंट है, वो बस हेडिंग पे टिक मारेगा। उसमें चाहे अंदर तुमने ज्यादा कुछ ठीक ना लिखा हो, वो तुम्हारे मार्क्स नहीं काटेगा क्योंकि वो हेडिंग से ही तुम्हारा आंसर चेक कर देगा। एंड दिस एक्चुअली हैपेंस, दिस यू हैव लिमिटेड टाइम, एग्जामिनर्स हैव लिमिटेड टाइम, सो अगर तुम हेडिंग भी सही से लिख दोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ मार्किंग पैटर्न फॉर पॉइंटर्स। Now, as I said, you have to make pointers, you have to divide those pointers, you have to put headings to those pointers. एक और जो चीज तुम्हें ध्यान रखनी है वो ये समझो कि whenever an examiner checks your copy, तो जो तुम्हारे कॉपी चेक होते हैं, जो तुमने आंसर लिखा होता है ना, तुमको आंसर एक स्पेसिफिक लेंथ का या फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट का लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी एग्जामिनर चेक करेगा वो देखेगा यार तुमने क्या इस 5 मार्क्स के, 6 मार्क्स के, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इतनी लाइंस लिखी हैं क्या, इतने वर्ड्स लिखे हैं क्या, और उसके बेसिस पे तुम्हारी एग्जामिनेशन कॉपी चेक होगी। सो मैंने मैट्रिक्स बना के तुम्हें दे दिया है कि कितने तुम्हारे मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें तुम्हें कितने मिनिमम वर्ड्स का लिखना है और कैसे तुम्हें उसमें पॉइंट्स डिवाइड करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यार अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर लिखो, एज आई सेड ऑप्शन, और ऑप्शन क्या है उसके ऑप्शन का पूरा आंसर लिखो कि ऑप्शन ये है। अगर 3 मार्क्स का है, या तो तुम ये कर सकते हो कि एक पैराग्राफ लिखो, जो कि पैराग्राफ अराउंड 50 to 75 वर्ड्स का होना चाहिए। अगर तुम पैराग्राफ नहीं लिख रहे, तुम्हें लगता है इसमें तुम पॉइंट्स बना सकते हो, सो राइट 3 पॉइंट्स, 1 2 3, एग्जामिनर वुड सी 1 2 3 पॉइंट्स, 1 मार्क 1 मार्क 1 मार्क और 3 मार्क्स मिलेंगे। इफ यू राइट 2 पॉइंट्स, इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द एग्जामिनर टू अंडरस्टैंड कि मैं 1.5 में स्प्लिट करूं क्या। इससे अच्छा 3 पॉइंटर डालो, 1 1 1 एंड पूरा क्वेश्चन तुम्हारा चेक्ड। Next is 4 marker questions. इसमें approximately you need to write 150 words which is prescribed by CBSE. इसमें 2 चीजें कर सकते हो, या तो तुम 2 पॉइंट्स लिखो और पॉइंट्स की लेंथ बढ़ा दो, हर एक पॉइंट में 4 से 5 लाइन लिखो, एक हेडिंग डाली, 4 से 5 लाइन लिखी, दूसरी हेडिंग डाली, 4 से 5 लाइन लिखी, 2 पॉइंट्स बना दिए। एग्जामिनर वुड अंडरस्टैंड दैट दिस इज फॉर 2 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स, 2 मार्क्स 2 मार्क्स, और तुम्हें मार्क्स दे देगा। अगर तुम्हें लगता है कि यार मुझे 4 पॉइंट्स भी आते हैं इसके, तो हेडिंग 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 1 2 3 4 और उसके अंदर 2 2 3 3 लाइन लिखाओ एज एक्सप्लेनेशन। सो 1 1 1 मार्क करके तुम्हें वो 4 मार्क्स दे देगा, या फिर 2 2 मार्क्स करके वो तुम्हें 4 मार्क्स दे देगा। Whenever there are 6 marker question, इसको तुम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हो, either divided into 2 points कि फर्स्ट पॉइंट 3 मार्क्स का, सेकंड पॉइंट 3 मार्क्स का, or else divided into 3 points, 2 marks 2 marks 2 marks। So अंडरस्टैंड कि यार एग्जामिनर जब चेक करता है ना, उसको भी कंफर्ट चाहिए एग्जामिनेशन कॉपी चेक करने में, उसको भी एक स्ट्रक्चर चाहिए मेंटली कि मैं कैसे इस बच्चे के इस आंसर को फुल मार्क्स देख सकूं या कितने मार्क्स काटूं। जितना ज्यादा तुम उसको स्ट्रक्चरली दोगे उतना काम आसान होगा, जितना ज्यादा तुम पॉइंट्स लिखोगे उतना काम आसान होगा, जितना तुम हाईलाइट करोगे उतना काम आसान होगा, उतने ज्यादा मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। सो फॉलो दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड। I personally did it when I was writing my BST exam and this really helped me to score marks. इसका फायदा ये भी होता है कि लेट्स से तुमने अगर पॉइंटर्स में डिवाइड किया हुआ है और तुमने अपने क्वेश्चंस आंसर में कुछ गलत कर दिया है, अगर तुम्हारा पॉइंटर में डिवाइडेड नहीं होगा, एग्जामिनर पूरा क्वेश्चन आंसर काट सकता है और 0 मार्क्स दे सकता है। बट अगर पॉइंटर्स में डिवाइड होगा ना और उस पॉइंट में 2 पॉइंट सही है, 1 पॉइंट गलत है, वो तुम्हारा सिर्फ 1 ही पॉइंट का मार्क्स काटेगा, बाकी 2 के उसको मार्क्स देने पड़ेंगे। सो इट वुड ऑल्सो हेल्प यू टू स्कोर बेटर इफ यू मेक एनी मिस्टेक इन एनी ऑफ द पॉइंट्स बाय मिस्टेक। एंड अदर टिप्स, ये तो हाउ टू राइट द एग्जाम टिप्स थी, कुछ और भी टिप्स हैं। फर्स्ट इज ड्रॉ बॉर्डर ऑन द राइट फॉर मोर लेंथ एंड क्लीन आंसर शीट। क्या होता है कि जो हमारी पूरी आंसर शीट होती है ना, उसमें मैं क्या करता था, सबसे पहले रीडिंग टाइम में जाके एक बॉर्डर बना लेता था। बॉर्डर बनाने का फायदा एक तो यह है कि यार हम जो आंसर्स लिखते हैं ना, उसकी लेंथ बड़ी लगती है
कि अगर तुमने 3 मार्क में 2 लाइन भरी है तो अगर बॉर्डर भी है ना साइड में, पतला सा ही चाहे बॉर्डर हो, उसकी लेंथ बढ़ जाती है। सो एग्जामिनर को ये कम्युनिकेट होता है कि यार इस बच्चे ने लंबा आंसर लिखा है एंड इट डज मैटर। पीपल वुड से कि कम लिख के आओ, ये करो, बट अगर तुमने सफिशिएंट लिखा है या फिर तुमने अबव एवरेज भी लिखा है ना, इट डज कम्युनिकेट दिस मैसेज टू दी इन्विजिलेटर, सॉरी टू द एग्जामिनर कि यार इस बच्चे को आता है इसलिए इसने इतना लिखा है। सो एक बॉर्डर बनाओ, एक तो क्लैरिटी आएगी, क्लीन शीट लगेगी, यहां पे भी बॉर्डर है, यहां पे भी बॉर्डर है, बच्चे ने अच्छे से लिखा है, अच्छे से प्रेजेंट किया है, और दूसरा लेंथ बढ़ेगी तुम्हारे आंसर की। सेकंड, इन केस ऑफ करेक्शंस कट विद पेंसिल ओनली। आई हैव ऑल्सो फेल्ट दिस एंड आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दिस। एक बार एक एग्जाम में मैंने बहुत बड़ा आंसर लिखा और फिर मैं इसको पूरा पेन से काट दिया। आफ्टर आई वॉज रिवाइजिंग आई रियलाइज दिस वॉज द करेक्ट आंसर एंड आई कुड नॉट रिमूव दैट क्रॉस बैक, आई हैड टू रीराइट द आंसर। तो अगर तुम अभी कभी भी ऐसे करो कि कोई आंसर तुमने लिखा है उसमें गलती हो गई है, उसको पेंसिल से कट करो, पेन से कट मत करो, बिकॉज पेंसिल से कट करने का ऑप्शन जो होगा तुम्हारे पास वो ये होगा कि तुम इरेजर से मिटा सकते हो, बट पेन से कट कर दिया यू कांट इरेज इट बैक। सो कट विद पेंसिल इफ इन केस देयर इज एनी मिस्टेक दैट यू मेक। फिर थर्ड है स्टार्ट पेपर इन रिवर्स ऑर्डर विद क्वेश्चंस यू आर कॉन्फिडेंट इन। तो जो पेपर तुम शुरू करो, यू स्टार्ट योर पेपर फ्रॉम द बैक, क्योंकि क्या होता है देखो, फर्स्ट एमसीक्यू वाले होता है ना, वो तो तुम रीडिंग टाइम में कंप्लीट कर लोगे। अगर उल्टा पेपर शुरू करोगे ना तो यू वुड बी एबल टू कवर जो मेजर पोर्शन होता है वो तुम पहले कवर करोगे। इन केस यू हैव लेस टाइम एट द एंड, अगर तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन छूट गया ना, या फिर 6 नंबर के 2 क्वेश्चन छूट गए, 12 क्वेश्चन तुम्हारे जाएंगे। बट अगर तुम उल्टा शुरू करोगे और तुम्हारे 1-2 एमसीक्यू छूट गए तो इतना नहीं छूटेगा। माय सजेशन वुड बी एंड से शुरू करो, पहले लिखो, और जितना लिखने वाला पोर्शन है ना मेजरली वो तुम पहले ही खत्म कर दो। एंड में जब तुम थक जाओ, जब तुम्हारे पास टाइम कम हो, तब तुम एमसीक्यू भी कर सकते हो, सो दैट इन केस you have less time you are able to cover MCQ. In case you are tired you can just write MCQs quickly, and in case if you miss the paper only some questions are missed, not all big questions are missed. Next is add quotes from CBSE books. This is suggested by one of the toppers. So CBSE books में ना कुछ कुछ quotes होते हैं, जैसे मैनेजमेंट का होगा तो मैनेजमेंट का कोई कोट दिया होगा। ऐसे अलग अलग जो हमारे राइटर्स हैं, अलग अलग फिलोसफर्स हैं, अलग अलग जो लोग हैं जिन्होंने अलग अलग थ्योरीज प्रपोज करी हैं, उनके कोट्स दिए हुए हैं। तो अगर तुम्हें अपना पेपर अच्छे से प्रेजेंट करना है ना, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट के बारे में कुछ दिया हुआ है, तो मैनेजमेंट का वो जो सीबीएसई की बुक में कोट है, अगर उस कोट से शुरू करोगे ना, सो द इंपैक्ट दैट इट वुड गिव वुड बी अलग। तुम्हारी कॉपी बाकी कॉपियों से चमकेगी, क्योंकि हर कोई हाईलाइट करने वाला है यार, हर कोई पॉइंटर्स में लिखने वाला है। सो यू हैव टू गो वन स्टेप अहेड एंड मेक समथिंग यूनिक इन योर कॉपी। अगर ऐसा कुछ करोगे दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट यू बेटर मार्क्स एज कंपेयर टू समबडी जिसने ऐसा कुछ नहीं करा होगा। एंड लास्टली, लर्न इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। हर एक क्वेश्चन में, हर एक आंसर में कुछ कीवर्ड्स एग्जामिनर तुमसे एक्सपेक्ट करेगा कि अगर तुमने रिक्रूटमेंट के बारे में लिखा है तो सिलेक्शन, स्टिमुलेटिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जो एनसीईआरटी के कीवर्ड्स है ना, ये तुम्हारी आंसर कॉपी में होने ही चाहिए। अगर वो मिसिंग है, चाहे उसका सिनोनिम लिखाओ तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे। तो अगर तुम्हें फुल मार्क्स चाहिए तो तुम्हें वो कीवर्ड्स जो है एनसीईआरटी से एज इट इज अपनी बीएसटी की आंसर कॉपी में इंक्लूड करने पड़ेंगे। सो दीज वर कपल ऑफ माई टिप्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से ये सब करके जाओ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, एंड तुम जाओगे, आई एम वेरी श्योर योर बीएसटी एग्जाम इज गोइंग टू गो वेरी वेरी वेल। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड एस योर बीएसटी एग्जाम।